इट इज़ अबाउट प्योरिटन एज, द एज ऑफ मिल्टन हम देख रहे हैं। और इसमें जो सिविल वॉर थी 1642 के अंदर, जो डिस्ट्रप्शन आती है मोनार्की का जो रूल है, वो चैलेंज होता है। और याद रखने वाली एक बात ये भी है कि ये चैलेंज होने के बाद मोनार्की जो है वो फिर उस तरह से अपने राइट्स को असर्ट नहीं कर सकती, और ग्रेजुअली फिर पार्लियामेंट ने राइट्स जो है वो मोनार्की से लेते लेते आज का जो इंग्लैंड है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जमहूरियत आपको पता है इंग्लैंड ही में परवान चढ़ी थी। इंग्लैंड इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने इसमें एक रिव्यू किया था, ओवरव्यू में हमने देखा था स्टुअर्ट लिटरेचर भी हम इसको कह रहे हैं साथ साथ, बिकॉज जो ट्यूडर एज है, जो ट्यूडर फैमिली है, उसकी जो लास्ट एयर थी शी वाज एलिजाबेथ वन। और उनकी डेथ होने के बाद, चूंकि उन्होंने मैरिज नहीं की थी तो उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई नस्ल नहीं थी। तो उनके करीब तरीन जो रिलेटिव हैं, जो स्कॉटलैंड के किंग थे, जेम्स वन, वो बने जेम्स वन। वहां पे वो जेम्स सिक्स थे। तो क्राउन जो है वो स्टुअर्ट फैमिली के पास चला जाता है, तो इसलिए हम इसको स्टुअर्ट लिटरेचर कहेंगे 17वीं सेंचुरी के अंदर। फिर इसमें हमने देखा जो बड़े बड़े आथर जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम तो डेफिनेटली मिल्टन है। इसी वजह से हमने इसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा। और दूसरे जो जो बड़ा नाम हमारे सामने हो सकता है वो है जॉन डन, खास तौर पे इस एज के हवाले से। और ड्राइडन जो है, इस सदी को देखें तो ये तीन बड़े नाम आते हैं हमारे पास पूरी 17वीं सेंचुरी के अंदर। हमारे पास जो बड़ा नाम आता है टिल 17वीं सेंचुरी, तो ये 16वीं सेंचुरी, ड्राइडन, डन, और हमारे पास आता है मिल्टन। सो स्टुअर्ट का जो रूल है इन 17वीं सेंचुरी में, उसमें हमने देखा थोड़ा सा। और क्रोमवेल का भी हमने नाम दिया। पार्लियामेंट रेजिसाइड हमने देखा, ड्राइडन में पैरालाइट लॉस्ट, प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन भी ऐसे कहा। और कहा कि विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। ये जो प्यूरिटन एज है, यानी पूरी सदी को हम डिवाइड करेंगे एज ऑफ मिल्टन में या प्यूरिटन एज में और रेस्टोरेशन एज के अंदर, जब मोनार्की रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन ये जो प्यूरिटन एज है, जो एज ऑफ मिल्टन हम देख रहे हैं, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं जैकोबियन पीरियड के अंदर और कैरोलाइन पीरियड के अंदर। ठीक है, चार्ल्स वन और जेम्स वन का जो रूल है, जेम्स वन का, और फिर चार्ल्स वन और चार्ल्स टू का रूल है, यानी जेम्स से जैकोबियन है और चार्ल्स से कैरोलिन। After the names of the ruled James I and Charles I, who ruled from 1603 to 1625 तक ये जैकोबियन पीरियड है। ये वही है, प्यूरिटन एज ही है जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और फिर 25 से लेकर 49 तक जो है वो दूसरा एज आ जाएगी, कैरोलिन पीरियड आ जाएगा। और उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द सेंचुरी है वो कहलाती है रेस्टोरेशन एज। तो उम्मीद है कि ये वाली जो पॉलिटिकल डिवीजन है आप ये समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। खास तौर पे ये वाला जो स्लाइड इस वक्त आपको नजर आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये हमने कल देखा था लास्ट डे। उसके बाद हमने ये कुछ ड्रामा की बात की थी लास्ट डे, खास तौर पे ड्रामे पे फोकस था। 42 तक हमने देखा कि ड्रामे में ट्रेजिडी में कौन सी लाइन जो है अडॉप्ट की गई और कॉमेडी में कौन सी लाइन जो है वो चुनी ड्रामाटिस्ट ने। लेस क्रिएटिव थे, आल्दो बहुत ज़्यादा लिखा गया, प्रोलिफिक राइटिंग की गई। जैसे कि थॉमस हेवुड के बारे में कहते हैं कि 200 प्लेज लिखे, फिलिप मैसेंजर ने 55 लिखे, लेकिन इनमें कोई भी जो है वो शेक्सपियर, मार्लो और बेन जॉनसन के बराबर नहीं हो सका। सब कॉमेडी मैरी वाइफ्स ऑफ द विंस्टर की लाइन को अडॉप्ट करते हैं। आज जो मॉडर्न डे सिटकॉम आप देखते हैं वो शेक्सपियर ने स्टार्ट किया था। और इसी तरह ट्रेजिडी को अगर देखें तो ट्रेजिडी जो है वो फॉलो करती है रिवेंज ट्रेजिडी। ये इसमें टॉमस किड लीड करते हैं जो रेनेस ऑथर है, स्पेनिश ट्रेजिडी। बस उसी का जो एक फार्मूला था उसको यूज करते हुए सारी ट्रेजिडीज लिखी गई। जैसे यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया रेसिपी। बस इनको दो रेसिपीज मिल गई थी, कॉमेडी की भी एक रेसिपी थी और एक ट्रेजिडी की भी रेसिपी। तो ज्यादा अच्छा ड्रामा नहीं लिखा गया, जेन्युइन काम नहीं हुआ, बस रेसिपी पे काम किया। जैसे इंडियन मूवीज जो हैं 90% रेसिपीज पे ही बनती है। कुछ हमने ऑथर के नाम आपको लिखवा दिए थे कि चलिए ये याद कर लें, जिसमें वेबस्टर का द डचेस ऑफ द मैल्फाई रिमार्केबल है। ठीक है,
और कुछ और नाम भी, जैसे बेओमोंट का नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल है, इसी तरह द मेड्स ट्रेजेडी, इट स्पिटिशियस वॉर जॉन फोर्ड की। इनको एक दफ़ा ज़रूर आपको देखना चाहिए ताकि आपके ज़हन में रह जाए। आज हम चलते हैं जो रिमार्केबल एक ऑथर है जॉन डन की तरफ, क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया, इस पूरी सदी में देखेंगे तो हमारे पास 3 ऑथर हैं, मिल्टन, डन और ड्राइडन। यानी सिर्फ 3 अगर चुने, बड़े दूर से देखें, एक टेलीस्कोपिक एक व्यू लें, तो फिर हमें सिर्फ 3 स्टार नजर आएंगे, छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे हमें। तो बड़े एक ऑथर में आते हैं जॉन डन, ठीक है, जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट्री के अभी एक, अगर पोइट्री की तरफ हम जाएं तो पोइट्स जो फॉलो कर रहे हैं वो 2 ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। जैसे हमने देखा था ना ड्रामा के अंदर 2 ही ट्रेंड फॉलो किए जा रहे थे, तो पोइट्री में भी 2 जो है ना बड़े ट्रेंड जो हमें फॉलो करते नजर आते हैं पोइट्स जो है। एक तो स्पेंसर को फॉलो करते हैं, तो एक लाइन है जो स्पेंसर के फॉलोअर्स हैं, और एक लाइन है जो डन के फॉलोअर्स हैं, जिनको हम मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं, डन के सारे फॉलोअर्स को। तो जॉन डन इसमें इनके इमाम हैं, इनके लीडर हैं, और एक तरफ स्पेंसर को लोग फॉलो करते हैं, तो वो स्पेंसरियन जो है पोइटिक एक ट्रेडिशन है। यहाँ पोइट्री भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। हाँ, जो मिल्टन है वो किसी को फॉलो नहीं करता, और मिल्टन तो बहुत एक खुद एक जॉइंट आथर है, और उसमें उसके अंदर हमें वेरियस ट्रेंड्स नज़र आते हैं और बहुत ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी नज़र आती है। उसको हम किसी खास खाने में बंद नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा शायर है। खैर, उससे पहले हम देखेंगे कि डन एक बहुत बड़ा नाम है। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572 एंड पास्ड अवे इन 1631। इसका अगर टाइम देखें तो आप 1564 है किसकी बर्थडे है, बर्थ ईयर बनता है वो, चलिए आप बताइएगा थोड़ी देर के बाद। और 1616 में वो बड़ा शख्स यहाँ से जाता है, तो आप देखें तो उसी टाइम में ये भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद हम इनको, इनका जो मेच्योर वर्क है वो एक्चुअली थोड़ा रिनेसांस के बाद हमें नजर आता है। आल्दो इन्होंने रिनेसांस देखी हुई है, इज मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ 17th सेंचुरी पोएट हम इनको कहते हैं। 16th सेंचुरी में इनको नहीं लेके जा रहे। In the 1590s, he wrote elegy and satire. The elegies are amorous and urbane, like Ovid. Ovid को काफी एडमायर करते हैं, डेफिनेटली उनके ट्रेंड को फॉलो भी किया उन्होंने। एलिजीज लिखी शुरू के अंदर, और कुछ स्टैटिकल वर्क भी इन्होंने लिखा है, लेकिन जिसके लिए सबसे ज्यादा ये फेमस है वो आगे हम देखते हैं। Done, a great frequenter of the plays, had the dramatist capacity to take us by the throat. डन को बहुत शौक था ड्रामा देखने का। तो जॉन डन ने अपने बचपन में, आपको पता है, ये मैं इसलिए तो ईरा मेंशन कर रहा हूँ, ये जिन लोगों को डन ने देखा है डेफिनेटली वो बेन जॉनसन है, वो शेक्सपियर के ड्रामे हैं, ठीक है, मार्लो के ड्रामे भी स्टेज हो रहे होंगे उस वक्त भी। तो ये बहुत बड़े जो रेनेसां के ड्रामाटिस्ट थे, उनको बचपन से एक्सपीरियंस किया जॉन डन ने। तो इसकी वजह से ना इनकी जो पोएट्री है ना उसके अंदर भी हमें ड्रामेटिक जो है ना वो एक पैशन नजर आता है। ग्रेव पैशनेट लव poems such as the anniversary, the nocturnal for Saint Lucy's Day or the valediction of forbidding morning। तो ये कुछ इनकी पोएम्स हैं जिनमें हमें जो लव पोएम्स हैं, आपने सिलेबस में भी पढ़ी होंगी, इनकी लव एंड डिवाइन पोएम्स दोनों बड़ी फेमस हैं। तो इनकी जो लव का थीम है और जो रिलीजियस थीम है, उनको जो है उनकी जो हैंडलिंग है ना वो बेसिकली मेटाफिजिकल है। ये कोई मेटाफिजिकल पोएट नहीं थे इट्स। एग्जैक्टली ये टर्म किसने दी और फिर इनको क्यों कहा जाता है वो कमिंग स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। Many of his best poems mix amorous protestation with the hyperbole, inviting disbelief, as in these lines from the Ecstasy। Ecstasy इनकी पोएम है, और मोस्टली हमें क्या मिलता है, बहुत ही एक एग्जैजरेटेड स्टेट हमें मिलती है अक्सर। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखें, ऑल डे द सेम आवर पोस्चर्स वर एंड वी सेड नथिंग ऑल द डे। ठीक है, एक ही पोस्चर में हम रहे और बस सारा दिन हम कुछ ना कहें। Dunn's gift for the drama and the controversy developed early.
schooled in rhetoric and the logic. He came from a family devoted to the memory of Sir Thomas More. थॉमस मोर को जब हमने पढ़ा था तो कुछ डन का हमने जिक्र किया था, को याद होगा। हिज मदर्स ग्रेट अंकल थे, इनकी मदर के अंकल थे थॉमस मोर जो हैं, डन की मदर के अंकल थे। तो एक बड़ी हाईली फेमस एक सेलिब्रिटी के रिश्तेदार थे, खुद भी खैर सेलिब्रिटी बन गए। He was brought up by his mother, a Catholic to her death in 1631. Her father and the grandfather wrote interludes. ठीक है, इनकी मदर के जो अंकल है वो थॉमस मोर है, उनके जो फादर और ग्रैंडफादर हैं रोट इंटरलूड्स भी लिखा है इन्होंने। ड्रामा में इनका है किरदार, तो क्या आप बता सकते हैं ये इंटरलूड्स कौन से ड्रामे होते हैं? आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप ये ब्रेक आएगी तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं। इंटरलूड्स क्या आपको याद है ये कौन सी ड्रामा की फॉर्म है? एंड हर ब्रदर जैस्पर, ठीक है, और इनकी ट्रांसलेटेड सैनिकस प्लेस। जैस्पर का भी हमने नाम सुना था, तो उनके जो मदर के ब्रदर हैं उन्होंने ट्रांसलेट किया था सैनिका के प्लेस के ऊपर, याद होगा मैं जैस्पर का नाम पढ़ा था, वो भी इनके रिलेटिव है, जैस्पर हेवुड एंड हिज ब्रदर वर जेसुइट्स कहना चाहिए हमें। एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, पर इन्होंने तालीम हासिल की। जेसुइट क्या है ये भी इसकी डिटेल हमें मुझे बतानी पड़ेगी, ये नीचे आ रहा है। तो सो डन लेफ्ट द कैथोलिक चर्च, आल्दो कैथोलिक फैमिली में थे। आपको अभी मैंने जैसे बताया कि इंग्लैंड तो प्रोटेस्टेंट हो चुका है, आपको पता है, वहाँ कैथोलिक्स का सर्वाइवल इतना इजी नहीं है। ही सेल्ड टू कैड्स विद रैली एंड टू द एज़ोरूड्स विद एसेक्स, फाउंड ऑफिस एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इन्होंने काफ़ी लाइफ में तरक्की भी की और अपने उस्ताद के साथ ये सफ़र करते रहे। बट इन 1602 a rash secret marriage to the young niece of his patron ended his career. ये जो उनका पॉलिटिकल कैरियर था वो एंड हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी उन्हीं की बेटी के साथ शादी कर ली, भतीजी के साथ शादी कर ली, चलिए बेटियों के बराबर है वो भी। तो इसीलिए जॉन डन एक जगह पे लिखते हैं, अपनी ही लाइन है उनकी, जॉन डन एंड डन अनडन ही सेड वंस। तो अनडन क्या हो गया? तो जॉन डन ने एन से शादी करके उसे एन डन बना दिया था और पॉलिटिकल कैरियर अनडन हो गया था। जो पार्लियामेंट के मेंबर बनना था, इन्होंने पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा कैरियर इनका वेट कर रहा था, इन्होंने वो सारा अपना ख़त्म कर दिया कैरियर, और फिर बाद में क्या बने, एक प्रीस्ट बन गए। वो तरक्की के दरवाजे इन्होंने मोहब्बत की वजह से कुर्बान कर दिया। तो लव पोएम्स जब हम इनकी देखते हैं तो प्रैक्टिकल इनका अपना एक्सपीरियंस हमें नज़र आता है वहाँ। सो जेसुइट्स क्या हैं? जेसुइट्स द सोसाइटी ऑफ द जीसस, ये एक सोसाइटी है जीसस के नाम पे, यहाँ जीसस का यहाँ तक हमें नाम मिल रहा है। जेसुइट्स यानी सोसाइटी ऑफ द जीसस इज अ रिलीजियस ऑर्डर फाउंडेड इन द पेरिस इन 1534 बाय द बास्क इग्नेशियस लोयला। ये एक शख्स थे बास्क लोयला, उन्होंने एक बुनियाद रखी थी एक रिलीजियस ऑर्डर की, एक जैसे हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं मजहब के नाम पे। इट एम टू टेक रिफॉर्म्ड कैथोलिसिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड टू काउंटर प्रोटेस्टेंटिज्म। सबसे बड़ी बात है, ये काउंटर करना चाहते थे प्रोटेस्टेंटिज्म को, ठीक है, कैथोलिक्स की तरफ से उनको भी रिफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन एक ऐसी तहरीक थी जो प्रोटेस्टेंट बहुत जोर पकड़ रहे थे, तो उनके मुकाबले में एक और ग्रुप आया, जेसुइट्स कहलाते थे ये, और इन्होंने अपने इदारे भी बनाए और अपनी कम्युनिटी बनाई और इस तरह से आगे चले। इनका पर्पस क्या था कि प्रोटेस्टेंट को काउंटर किया जाए। तो ये यूँ समझ लीजिए कैथोलिक्स की एक फॉर्म है जो प्रोटेस्टेंट का मुकाबला करने के लिए एक अलग से एक तहरीक चली ईसाइयत के अंदर। ही रोट ए ट्रीटाइज इन डिफेंस ऑफ द सुसाइड। ये भी उन्होंने बड़ा एक अजीब सा काम किया कि उन्होंने एक मकाला लिखा एक दफ़ा और उसमें डिफेंस दिया इन्होंने कि सुसाइड जो है ना वो उसकी इजाज़त है मजहबी तौर पे, वो गलत बात नहीं है, उन्हें साबित किया उसके अंदर। क्या उसके मकासद रहे होंगे वो तो हम इनकी लाइफ में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। द किंग अर्ज्ड हिम टू टेक होली ऑर्डर्स, ठीक है, बादशाह ने फिर इनके ताल्लुक अच्छे थे किंग के साथ, जेम्स के साथ यकीनन।
तो इन्होंने होली ऑर्डर उन्होंने कहा जी ज्वाइन कर रहे हैं आप, एंड बिकेम ए प्रीस्ट इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी जो प्रोटेस्टेंट ऑर्डर है उसके अंदर। चर्च ऑफ इंग्लैंड आपको पता, प्रोटेस्टेंट चर्च अपना अलग कर लिया था, चर्च ऑफ इंग्लैंड इन 1615, देन द रॉयल चैपलन, उसके बाद ये आम प्रीस्ट से तरक्की करते हुए रॉयल चैपलन बने, एंड 21 डीन ऑफ द सेंट पॉल्स, ठीक है, जो सेंट पॉल जो इनका इदारा था, एक रिलीजियस इदारा है, उसके ये डीन बने, एंड द फेमस प्रीचर, और इनके सरमन जो है वो बहुत फेमस है, जो इन्होंने खुद लिखे थे, और प्रोज वर्क में इनके जो सरमन है वो भी एक कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश के अंदर। डन्स फर्स्ट प्रोज वाज पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम्स के नाम से इन्होंने पब्लिश किया अपना प्रोज वर्क भी। तो ऑल दो इनकी पोइट्री सबसे ज़्यादा फेमस है, और स्पेशली जो लव एंड डिवाइन पोइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इन्होंने सरमन्स भी लिखे हैं बहुत कमाल के, और इनका जो लास्ट सरमन है वो तो उसके साथ एक बड़ी ख़ास बात है, वो अगले कुछ लम्हों में मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो इन्होंने 7 प्रोज वर्क भी लिखा पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम्स के नाम से। बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, इनकी पीएचडी थी थियोलॉजी के अंदर, सो ही वाज ए डॉक्टर डन बेसिकली, यानी मज़हबियात में इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। डन वाज नोन टू द पब्लिक एज ए प्रीचर, आम आदमी तो ये समझते थे ये प्रीचर है, बहुत जैसे मौलवी होते हैं हमारे यहाँ, तकरीरें करते हैं और तबलीग करते हैं, तो ये भी वही काम करते थे। His verse was privately admired but published only after his death, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम पे अगर कोई चीज़ पब्लिश करवाने की कोशिश की, वो इनका प्रोज वर्क है, रिलीजियस वर्क है, और जो इन्होंने लव पोएम लिखी हैं इस तरह की चीज़ें, वो इन्होंने प्राइवेटली तो लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन खुद पब्लिश नहीं करवाई, पोस्टह्यूमसली फिर वो पब्लिश होती है। 20th century critics were struck especially by such love poems as The Sun Rising, और ये दरमियान में तो भुला दिए गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 20th सेंचुरी का सीधा ही जिक्र आ रहा है, ये आने वाले टाइम में न्यू क्लासिकल एज में इनको कोई लिफ्ट नहीं कराई गई, उसके बाद रोमांटिक एज में भी किसी ने नहीं पूछा कि जॉन डन कौन है। तो ड्राइडन ने तो इवन इनके पर काफ़ी तनकीद करते हुए ड्राइडन ने ही नाम दिया था ये तो मेटाफिजिकल है, एक एक मज़ाहिया नाम उन्होंने अपने तौर पे रखा था, आल दो बाद में सीरियस बन गया और सच में इनको कहा जाने लगा। तो एक्चुअली इनको रीडिस्कवर जो है ना, वो आगे जो दौर है यार, जरा रिक्शा गुजर ले, आज जरा मैं गली वाले साइड पे बैठा हूँ। तो इनको जो है ना भुला दिया गया, और फिर जो विक्टोरियन एज है किसी को नहीं पता था जॉन डन कौन है, और क्योंकि एक तो उनका बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने से भी हुआ ऐसा, क्योंकि आने वाली जिससे कमिंग एज है उसके अंदर एज ऑफ रीजन उसे कहते हैं, तो एज ऑफ फेथ वालों को तो कोई लिफ्ट नहीं मिलनी थी वहाँ। इनको रीडिस्कवर जो है ना वो जॉर्ज इसने किया है, टीएस एलियट ने इनके अंदर जो है ना वो चीज़ देखी है जो मॉडर्निस्ट पोइट्री के अंदर होनी थी। 20th सेंचुरी जब शुरू हुई, दे वर स्ट्रक स्पेशली बाय द लव पोएम सच एज द सन राइजिंग, बड़ी खूबसूरत इनकी लव पोएम है, द एनिवर्सरी है, द गुड मॉरो, just as fine are his holy sonnets, hymns, and Good Friday, 1613, Riding Westward, and his translation, The Lamentation of Jeremy. इन्होंने एक ट्रांसलेशन का काम भी किया, तो उन्होंने प्रोज वर्क भी किया, एक मकाला भी लिखा, इन्होंने एक ट्रांसलेशन भी की, लव पोएम भी की, और इन्होंने हिम्स भी लिखी, तो काफ़ी प्रोलिफिक राइटर हैं। और लेकिन इनकी जो लव पोएम्स हैं, डिवाइन पोएम्स, इनको टीएस एलियट बड़े मुतासर हुए थे, और उन्होंने असल में इसको दोबारा जिंदगी दी है और इनको रीडिस्कवर किया। उसके बाद दुनिया को सही पता चला कि जॉन डन भी कोई थे। थिएट्रिकल इम्प्रोवाइजेशन इज द बेसिक इम्पल्स गिविंग इज राइटिंग कंप्रेशन एंड ब्रावरा। सो कंप्रेशन जो करना, कम से कम वर्ड में फोर्सफुल लाइन कहना, कंसीट जो इनकी बड़ी फेमस है, जैसे हमने पहले शुरू में कहा, कंसीट जो होती है एक फार फ्लंग कंपैरिजन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। Although religious and the metaphysical categories are central to his thinking, Donne's love poems are not truly metaphysical. Literal sense में metaphysical नहीं है इनकी जो काम है, ठीक है। लिटरल सेंस में तो मेटाफिजिकल हम उसको कहेंगे ना, जो फिजिक्स से बियॉन्ड मेटाफिजिक्स की दुनिया, जो वो हाईली मिस्टिकल और स्पिरिचुअल दुनिया में कोई फिलोसफिकल खोज लगाने की कोशिश करेगा।
लेकिन इनका तो लव को जो है वो इन्होंने बिल्कुल, जो जिस तरह से लव को रोमांटिक्स हैंडल करते हैं, ये तो उससे भी हट के थे, ना क्लासिक्स के करीब है ना रोमांटिक्स के, दोनों को ये मिक्स करते हैं. They use logic to justify claims such as she is all states and all princes I, nothing else is. ठीक है, जैसे कि उनकी अपनी लाइन द सन राइजिंग से, नॉट अ फिलोसफिकल प्रोपोर्शन बट अ ड्रामेटिक जेस्चर. ठीक है, एक तो कंसीट होती है, फॉर फ्लंग आइडिया, एग्जैजरेशन, हाइपरबोली जो है बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, और फिर उसको लॉजिकल साइंटिफिक, और उस टाइम में जो कि रेनेसा जो है अभी चल रहा था ऑलमोस्ट, उसके असरात अभी भी देखे जा सकते थे. तो जियोग्राफिकल जो डिस्कवरीज हुई थी, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, वो भी ये पढ़ते थे. रीडर तो ये बड़े कमाल कमाल के थे, जो कि स्कॉलर थे, ऐसी चीज़ों का भी इल्म रखते थे. इसलिए आप इनकी पोएमें देखें तो लव पोएम है, लेकिन टाइटल देखें द सन राइजिंग. ठीक है, साइंटिफिक जो वर्क्स हो रहे थे, सूरज को जैसे एक स्टार समझा जा रहा था, बर्निंग ग्लोब है बहुत बड़ा सा. और ड्रामा, उनके बचपन से जो उनके ज़हन पे ड्रामे के डायलॉग्स के असर थे, तो ये वो वाले डायलॉग्स के असर लेके आते हैं. तो हम इनके सोर्स देख रहे हैं कि कैसे इनकी पोइम कंस्ट्रक्ट होती है. बचपन से ड्रामा देखने की वजह से ड्रामेटिक फोर्स डालते हैं, प्रेजेंट डे जो डिस्कवरीज हैं उनको लेके आते हैं, और हाइपरबोली यूज करते हैं, और फार फ्लंग जो है ना वो मेटाफर लेके आते हैं, जिनको कंसीट हम कहेंगे, ऐसी सिमिली लाते हैं जो बड़ी अनयूजुअल होती है. Donne is not a skeptic nor a romantic egoist of the emotions. It is rather that he forced the language of 1590s drama into the lyric. ठीक है, ड्रामेटिक जो लैंग्वेज थी 1590s की, स्पेशली जब शेक्सपियर लिख रहा था, वो अपने लिरिक में लेके आते हैं. डन हैड इमोडरेट डिजायर फॉर ह्यूमन लर्निंग एंड लैंग्वेजेस. इमोडरेट डिजायर थी, मतलब बहुत ज्यादा वो रीडिंग करते थे, साइंस को भी उन्होंने पढ़ा था, ऑल दो रिलीजन पे उन्हें बहुत कमांड थी, और प्रीचर थे उसके लिए तो प्रोफेशनल थे वो. He often took images from the new discoveries in the anatomy and geography. He hails a very literary naked mistress with, "Oh my America, my newfound land." अपनी मिस्ट्रेस के बारे में वो कह रहे हैं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अमेरिका के साथ. कह रहे हैं कि यू आर, ओ माय अमेरिका, मेटाफर देखिए, my newfound land. The physicians who examine him in bed are the ground cosmographers and I their map. So अपने टाइम की जो डिवाइसेस हैं, अपने टाइम की जो डिस्कवरीज हैं, जो साइंस की चीज़ें हैं, इन्वेंशंस हैं, उनको लेके आते हैं और कंपैरिजन करते हैं. डिस्पाइट सच कंटेम्पररी रेफरेंसेस, ही नेवर एस्केप्ड फ्रॉम द सोल बॉडी प्रॉब्लम ऑफ द मीडिएवल स्कॉलस्टिसिज्म. ठीक है, इस सारी डिस्कवरीज के बावजूद उनका जो सेंटर पॉइंट रहेगा डन का, वो हमेशा ये रहेगा सोल बॉडी जो रिलेशनशिप है, या जो थियोलॉजिकल उनकी पीएचडी थी, तो अपनी थियोलॉजिकल सेंटर से वो कभी नहीं हटे. ऑल दो साइंस को लेके आते हैं, डिस्कवरीज को, जियोग्राफिकल जो एक्सप्लोरेशन हो रही थी उनको, सारा कुछ इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट इनका थियोलॉजिकल ही रहेगा. Nor from the four last things on which Christians were to meditate. क्रिश्चियन अक्सर जिन पे चार चीज़ों पे लिखते हैं, वो इनमें भी हमें नजर आती हैं, वो हेवन, हेल, डेथ एंड जजमेंट. ये फोर एलिमेंट्स हैं जो अक्सर मजहब के लोग जो है ना, उनकी बातें, उनके सारे काम जो है ना, इन चार पॉइंट्स के गिर्द घूमते हमें नजर आते हैं. जो इनके काम में भी हमें एलिमेंट ऑफ द रिलीजन भी मिलता है, एलिमेंट ऑफ द साइंस भी मिलता है. ठीक, एलिमेंट ऑफ द लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करते हैं. और इनमें यूनिक क्वालिटी क्या है? कंसीट ये है, और साइंटिफिक डिस्कवरीज की इन्वॉल्वमेंट है, और हाइपरबोली है. Even his love poems are concerned with the resurrection of the body. Love poem में भी वो resurrection वाले theme को लेके आएंगे. A hymn to God the Father he wrote. अब hymn में कैसे लिखते हैं? I have a sin of fear that when I have spun my last thread, I shall perish on the shore. तो क्यों ना आपको जॉन डन का एक स्कल्पचर दिखाया जाए. ये स्कल्पचर देखें इनका, ये जॉन डन है. थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये लिपटे हुए क्यों हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या कैसा स्कल्पचर है जो किसी ने बनाया.
और ये एक्चुअली क्या है, ये श्राउड है, ये इन्होंने कफन पहन रखा है, कफन पहना हुआ है जिसे श्राउड कहते हैं, और कफन पहन के इन्होंने अपना लास्ट सरमन दिया था एक्चुअली। ये अर्न के ऊपर खड़े हैं, देखें अर्न के ऊपर खड़े हैं श्राउडेड फॉर्म में। डंस, जॉन डंस मॉन्यूमेंट बाय द निकोलस स्टोन ने बनाया था ये। द डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल स्टैंड्स इन हिज श्राउड अबव हिज अर्न। कैसा आदमी था जिसने अपना और इन्हें एक्चुअली अपना लास्ट सरमन जो है वो कफन पहन के दिया था, और अपना जैसे फ्यूनरल सरमन है वो खुद ही पढ़ दिया था। जैसे कि आप अपने यहाँ जैसे जनाजा कह लें तो खुद का जनाजा पढ़ने के बराबर है। Eternal destiny, general and the personal is never far from Dunn's sermons and the divine meditations. ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमेशा इनके अंदर रहती है, वो एटर्नल डेस्टिनी जिसकी तरफ ये जा रहे थे। ठीक है, हमेशा इनके सरमन्स में भी डिवाइन जो एलिमेंट है हर तरह की, ये सेंट्रल मेडिटेशन हमें मिलती रहेगी, वो है एटर्नल डेस्टिनी। इसी वजह से तो वो श्राउड में है। एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड। डन की लाइन देखें, एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड। इफ डन्स पोएम्स read dramatically, his sermons were drama both audible and visible. ठीक है, अगर पोइट्री में इनके हमें ड्रामा नजर आता है, ड्रामेटिक इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इनके सरमन में भी हमें पूरे ड्रामेटिकल एलिमेंट नजर आते हैं। बल्कि इनकी लाइफ में भी अगर आप देखें तो एक आदमी जो अपना लास्ट सरमन भी अपने ऊपर भी खुद ही पढ़ जाए, जनाजा जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, फ्यूनरल सरमन इन्होंने दिया, वो खुद ही पढ़ दिया इन्होंने अपना। तो ये अगर थोड़ा सा इस साइड से देखें तो एक ड्रामेटिक इफेक्ट आपको नजर आता है। At Dunn's sermons, women fainted and men wept। कहा जाता है कि इनके सरमन सुन के खवातीन जो बेहोश हो जाया करती थी और लोग रोया करते थे। ये इतने ऐसे सरमन दिया करते थे ये संडे को इबादत के बाद। Dunn often imagined his own death. He did not die in the pulpit, but he managed to preach his last sermon dressed in his shroud। ठीक है, इन्होंने अपना कफन पहना और अपना आखिरी सरमन जो इन्होंने दिया। एज शोन इन द फ्रंट पीस ऑफ द सरमन प्रिंटेड एज डेथ ड्यूअल। आखिरी सरमन जो है ना उसको प्रिंट किया गया इस नाम के साथ, डेथ ड्यूअल 1632। हिज बायोग्राफर आइजैक वॉल्टन, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है, wrote that Dr. Dunn had preached his own funeral sermon. His ashes were buried in an urn, his statue showing him in his shroud। और इनका जो स्टैचू अभी आपने स्कल्पचर देखा है, जो स्टैचू देखा है, दैट इज डन का, वो श्राउड में ही बनाया गया है। वो लास्ट जो सीन था जिस तरह वो नजर आ रहे थे उस दिन। कैसी कमाल की पर्सनैलिटी थी ना, भुलाए नहीं भूलेगी है। उसके बाद हम चलते हैं प्रोज की तरफ, और लेकिन उससे पहले हम ओके जी प्रोज की तरफ जाते हैं। प्रोज टू 1642 तक जो प्रोज की सिचुएशन है, 42 के बाद डेफिनेटली थोड़े अलग राइटर हम देखेंगे। During the 17th century, prose became plainer, less elaborate. Its stylistic model was not the artful Cicero, but the shorter Seneca। ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉडल लिया गया, इससे पिछली सदी तो आपको पता है बहुत ओरिजिनल थी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े राइटर हमारे सामने आते हैं, और प्रोज के अंदर बहुत आर्टफुल प्रोज जो है उसको लिया गया और सिसरो को कॉपी किया गया। ज़्यादा सिसरो वाली लाइन, सिसरो एक रोमन ओरेटर थे, बहुत खूबसूरत किस्म की इन्होंने स्पीचेस लिखी हैं, पॉलिटिशियन भी थे, तो सिसरो की लाइन पर ज़्यादा लिखा गया प्रोज को। लेकिन इस बार जो है अगली सदी में यानी 17वीं सेंचुरी के अंदर सैनिका को ज़्यादा फॉलो किया गया प्रोज राइटिंग के अंदर। द फर्स्ट मेजर राइटर्स टू चूज सक्सेटेड वर बेन जॉनसन एंड सर फ्रांसिस बेकन। जॉनसन ने भी यही इस पे काम किया है, लेकिन जो बड़ा नाम हमें बाद में नजर आता है वो है सर फ्रांसिस बेकन, और उनके जो एसेज हैं 1597 में खास तौर पर जो पब्लिश हुए, सबसे ज्यादा फेमस बेकन जो है वो अपने एसेज की वजह से है। ये वही बेकन है जिनके बारे में हमने एक प्रपोजिशन शेयर की थी कि शेक्सपियर के प्ले हमने कहा था कि
कोई 2 बंदे लिख सकते हैं जिनमें एक और हमने नाम लिया था, अब पता नहीं वो आपको याद है कि नहीं, और एक जो है वो अज्यूम किया जाता है कि बेकन ने शायद लिखे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे ये हाइपोथेसिस इतना ठीक नहीं है, साबित हुआ अभी तक। शेक्सपियर ने खुद ही लिखे थे। इन इज एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, इनका एक वर्क है एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, 1605 में पब्लिश हुआ। बेकन एडवोकेटेड दैट द ट्रूथ्स अबाउट द नेचुरल फिनोमेना शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ये जो इन्होंने कहा कि ट्रूथ को एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग में, अब ये इंग्लैंड की एक लाइन सीधी कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें आने वाले दिनों में रॉयल सोसाइटी जो है वो बनी। उन्होंने कहा कि जो है हमने जिस चीज़ को फॉलो किया वो बेकन ही को था, हमने फॉलो किया उसके अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से सच्चाई की तलाश करना चाह रहे थे। इससे पहले आपको पता है स्कॉलस्टिसिज्म के अंदर या रिलीजन का जो स्ट्रैंड था उसमें तो बाइबल सोर्स ऑफ नॉलेज था सारा, उससे हट कर नहीं। तो इन्होंने एडवोकेट किया कि ट्रुथ को, नेचुरल फिनोमेना को स्पेशली हमने अगर समझना है तो वी शुड दीज थिंग्स वी शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंट से ये सारा काम करना चाहिए। द एम्पिरिसिज्म जिसे आप कह रहे हैं दूसरे लफ्जों में, गेन्ड ग्राउंड इन फिलोसफी एज वेल एज साइंस। द फाउंडर ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1662 acknowledged Bacon as their master, and its secretary wanted to reduce style to the mathematical plainness। ठीक है, तो बेकन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा, और बेकन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इलेजिटिमेट चाइल्ड थे एलिजाबेथ वन के। वैसे तो एलिजाबेथ वन के अगर ये लेजिटिमेट चाइल्ड होते तो फिर ये किंग होते, जेम्स ना किंग होते, फ्रांसिस बेकन बादशाह बनते। लेकिन कहा जाता है कि एलिजाबेथ के इलेजिटिमेट चाइल्ड थे, उन्होंने शादी जो कि नहीं की थी और ये उन्हीं की औलाद हैं, लिहाजा उन्हें लीगली ऑन ना कर सकती थी इनको। और लेकिन ये अपने तौर पे ये भी अजम्पशन है, मे भी गलत भी हो सकता है। हाउएवर कि वो राइटर बहुत कमाल के थे, और आगे उनकी ऐसे से लाइन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि शेक्सपियर से किसी तौर पे कम नज़र नहीं आते हैं। ब्रेविटी सोल ऑफ विट की जैसी लाइनें ये लिखेंगे। और प्रोज राइटर में अगर देखें तो लैंसलॉट एंड्रयूज, ठीक है, बिशप ऑफ विनचेस्टर हैं, इन्होंने भी सरमन्स लिखे बड़े कमाल के, उन्हें प्रोज में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नाम नहीं है कोई। बेकन के आगे घुटने टेकते नजर आते हैं सारे। बेकन से ऐसे हैं एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम, हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन, डिगमेंटस सेंटेरियम, ये लैटिन में उन्होंने इसको रख दिया नाम, द न्यू एटलांटिस। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोज राइटर हैं वो रॉबर्ट बर्टन है, द अनाटमी ऑफ द मेलनकोली उन्होंने लिखी, जो रिमार्केबल, अगर कोई नाम थोड़ा सा जेन में रखना चाहते हैं। सर थॉमस ब्राउन है, ठीक है, रिलीजियस हो मेडिसी इनका एक वर्क है, और सरमन्स हैं इनके भी। तो ये एक दो इनके वर्क आप जहन में रख सकते हैं। यानी अदर राइटर जो इनके साथ थे इस सेंचुरी के अंदर, ये अर्ली टाइम ऑफ सेंचुरी है, जैकोबियन के अंदर और कैरोलाइन पीरियड के अंदर, रॉबर्ट बर्टन, थॉमस ब्राउनी और एंड्रयू लैंसलॉट एंड्रयूज हैं। लेकिन बेकन जो है वो सबसे बड़े आथर हैं जिन्होंने एम्पिरिसिज्म की भी साइंटिफिकली उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। और बेकन की तो डेथ भी आपको पता है एक साइंसदान की तरह बेचारे की हुई, एक एक्सपेरिमेंट करते हुए। ये ढूंढ रहे थे कि मीट को अगर बर्फ में रखा जाए, मीट को, जैसे आज आपको पता है कुर्बानी करते होंगे तो आपको तो याद ही होगा कि कुछ लोग कुर्बानी का गोश्त जो है वो 20 दिन बाद भी खाते हैं, 15-20 दिन तक सेव कर लेते हैं, और वो कैसे करते हैं, उसे फ्रीज कर देते हैं। उस जमाने में फ्रीजर अभी ज़ाहिर नहीं बने थे। बेकन ने ये आइडिया दिया था कि मीट को अगर फ्रीज कर लिया जाए तो वो सेव रह सकता है, ज्यादा देर तक सेव रह सकता है, खराब नहीं होगा। तो ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनको सर्दी लग गई, ठंड लग गई और नमोनिया से डेथ हो गई इनकी एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो ये एक्सपेरिमेंट को सोर्स ऑफ नॉलेज बनाना चाहते थे। ठीक है, और साइंस में इन्होंने डेफिनेटली, ओरिजिनली तो साइंस की इब्तिदा ऐसे ही हुई है। सो इनकी अगर कैरियर को देखें तो बड़ा वो भी मजे का है।
ये भी डन की तरह पॉलिटिकली डेवलप हुए और फिर डन को तो जवाल डन ने खुद लाया, एंड डन कर दिया तो अनडन हो गया कैरियर। फ्रांसिस बेकन रोज अंडर जेम्स वन टू बिकम लॉर्ड चांसलर, डिसमिस्ड इन 16, लॉर्ड चांसलर ये बन चुके थे, बड़े अच्छे वकील भी थे ये। 1621 फॉर करप्शन के इन पे चार्जेस लग गए। ही स्पेल्ड आउट हिज प्लान्स फॉर सिस्टमैटाइजिंग द परसूट ऑफ द नॉलेज, डिवाइडिंग द सुपरनैचुरल ट्रूथ्स ऑफ द बिब्लिकल रेवलेशन फ्रॉम द ट्रूथ्स ऑफ द नेचर। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक ऑफर दिया। वो तो खैर करप्शन की नज़र हो गया इनका कैरियर, लेकिन इनकी राइटिंग वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, और ख़ास तौर पे ये प्रपोजल देना अपने टाइम के ऊपर कि जो बिब्लिकल ट्रूथ्स हैं, जो बाइबल कहती है चलें वो भी सच हैं, उनको आप अलग कर दें और दुनिया की स्टडी साइंस को करने दें, यानी मज़हब और साइंस को अलग कर दें। जैसे कि पाकिस्तान में भी ये तजवीज़ चल रही है कि ऐसा कर दें ताकि बेहतरी हो, साइंस का भी कोई भला हो जाए। तो इन्होंने वही तजवीज़ उस वक़्त दी, और यकीनन इंग्लैंड जो है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको। फ़ौरन तो नहीं मानी गई थी, आने वाले दिनों में फिर साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया। एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, ही प्रपोज्ड दैट इज लैटिन नोवम ऑर्गेनम a new instrument for the human understanding, not of a sector doctrine but of the human utility and the power। ठीक है, ये जो नोवम ऑर्गेनम का मतलब है न्यू इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने कहा था न्यू इंस्ट्रूमेंट क्या है, विच इज बेसिकली एम्पिरिसिज्म, बेसिकली एक्सपेरिमेंट, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज हो सकता है, और नॉलेज से फिर उन्हें पावर मिलेगी। Words which strikingly define the priorities of the modern world. But King James did not invest in research. प्रॉब्लम ये हुआ कि उस टाइम के जो किंग थे जेम्स थे, और वो हमारे आज के बादशाहों की तरह जो पाकिस्तान के बादशाह हैं ये भी रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो जेम्स भी बिल्कुल मुतासर न हुए उनकी तजावीज़ से, बाद में इन्वेस्ट किया गया, बाद में रियलाइज किया गया। नॉट फाउंड ए कॉलेज ऑफ साइंस, ना उन्होंने कॉलेज ऑफ साइंस का जो प्रपोजल था ना उसको एक्सेप्ट किया, ना साइंस को प्रायोरिटी देने की जो कोशिश थी वो भी ना कारआमद हुई, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की बात हुई वो भी ना मानी गई। एज फर्दर प्रपोज्ड इन द न्यू एटलांटिस, ठीक है, न्यू एटलांटिस में प्रपोजल किया गया था कि एक सेपरेट कॉलेज ऑफ साइंस होना चाहिए, जिस तरह मजहब के इदारे हैं तो साइंस के भी इदारे बनने चाहिए। For all the repute of his work, other works, only Bacon essays have been much read since। सबसे ज्यादा जो बेकन की चीज पढ़ी गई लिटरेचर के अंदर, तो जो हमारे काम की चीज है वो तो इनके एसेज हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं बेसिकली। दूसरे तो साइंटिफिक फिलोसफिकल वर्क्स हैं, उन पे साइंस का भला हुआ डेफिनेटली। बेकन्स एसेज आर लिटिल लाइक द एसेज ऑफ मोंटेन। तो यहाँ ये एक बात और आपने याद रखनी कि जो ऐसे राइटिंग है इंग्लिश के अंदर ये फाउंडर है उसके, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 फाउंडर चले मैं बताता हूँ। ओवरऑल ऐसे लिखने की इब्तिदा जो इटालियन ऑथर ने दी थी, उनके ये वर्क का नाम है एसेज ऑफ, स्पेलिंग भी यही है, एसेज ऑफ मोंटेन। तो ओरिजिनली जो ऐसे राइटर है, पहला ऐसे जिन्होंने लिखा था वो मोंटेन थे, वो इटालियन ऑथर है। अब मोंटेन को कॉपी किया बेकन ने। सो बेकन इंग्लिश में पहले ऐसे, इसने पहला ऐसे इंग्लिश के अंदर जो लिखा वो बेकन ने लिखा था, और बेकन को पढ़ के सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में पहला ऐसे लिखा, ठीक है। तो उर्दू में सबसे पहला ऐसे सर सैयद अहमद खान ने लिखा, और वो सबसे फर्स्ट ऐसे इसने इंग्लिश के अंदर बेकन ने लिखा, और ओवरऑल दुनिया में जो पहला ऐसे लिखा था वो मोंटेन ने लिखा था, जिनको बाद में जॉन फ्लोरियो ने ट्रांसलेट किया 1603 के अंदर, इंग्लिश के अंदर लेके आए इनको, और बेकन ने फिर अपनी राइटिंग स्टार्ट की। बेकन सेटल्स अ टॉपिक इन 3 पेजेस, ठीक है, तो लंबा नहीं बिल्कुल। बेकन तो मैक्सिमम 3 पेज लेगा, 3 पेज के अंदर वो अपनी सारी बात कह देगा, जैसे आपको समझते हुए 3 महीने लग सकते हैं। A professional demolisher, he knew the value of an initial blow, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे ब्लो मारते हैं, जैसे फाइट हो रही हो कोई, फॉर एग्जांपल लाइन काफी मजे की भी है, काफी विजडम भी है इनके अंदर, और छोटी जगह पे बड़ी बात कहने का इनको फन आता था, लैंग्वेज को ऐसे समेट देते थे और बड़ी फोर्सफुल अंदाज में। रेनेसा की फोर्स भी इनके अंदर वो हमें नजर आती है, और इनकी जो अप्रोच है उस पर काफी लोगों का एतराज है कि इनके यहाँ जो मोरालिटी कोई नहीं थी, ये बिल्कुल मैकियावेलियन अप्रोच है। मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी, याद है आपको? मैकियावेली के बुक का नाम किसी को याद है?
अगर याद है तो वो लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैकियावेली ने, वो भी इटालियन ऑथर है, एक बुक लिखी जिसमें मोरालिटी की धज्जियां उड़ा दी गई और पावर को कहा गया हर कीमत पे फॉलो किया जाए। और कहते हैं कि जितने भी दुनिया के बादशाह और प्रिंस होते हैं वो बुक लाजमी पढ़ते हैं। हर बादशाह के सिलेबस में वो बुक होती है, लाइफ के अंदर लाजमी पढ़ते हैं। छुपा के पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन पढ़ते लाजमी। सो रिवेंज इज ए काइंड ऑफ ए वाइल्ड जस्टिस। लाइन देखें बेकन की, कितनी खूबसूरती से उन्होंने बात कह दी। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ ए वाइल्ड जस्टिस। और ही hath let wife and children hath given hostages to the fortune। कहता है जिनके बीवी बच्चे होते हैं ना, वो समझे कि किस्मत के हाथों मजबूर हैं, जरकमाल है, मिलके हॉस्टेजेस हैं। क्योंकि आपने शादीशुदा हो जाएंगे आप में से, या शादीशुदा जो हैं, मैरिड लोग तो ये जानते हैं, समझ सकते हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क नहीं लिए जा सकते। तो वाइफ एंड चिल्ड्रन हैव गिवन हॉस्टेज टू द फॉर्चून, हम फिर किस्मत के आगे मजबूर होते हैं। फॉर दे आर इम्पेडिमेंट्स। अब ये कहते हैं वो रुकावटें, इम्पेडिमेंट्स हैं तो ग्रेट एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये लोग हमें कोई बड़ा काम नहीं करने देते। यानी वाइफ एंड चिल्ड्रन जो होते हैं ये बड़ा काम नहीं करने देते, हमेशा रुक आगे खड़े हो जाते हैं। ईदर ऑफ वर्चू आर द मिसचीफ। कहता है वो बड़ा काम चाहे कोई नेकी वाला हो या बदी वाला हो, दोनों नहीं करने देते। बुरा काम भी नहीं बड़ा करने देते, और बड़ा जो है अच्छा काम भी नहीं करने देते। इस पे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एग्जैक्टली आज से कोई 4-5 साल पहले मैंने एडमिशन करवाया यूरोप की एक यूनिवर्सिटी के अंदर, स्वीडन के अंदर। वहाँ मेरा एडमिशन हो गया, मैंने सक्सेसफुली एडमिशन हो गया, वीज़ा प्रोसेस हुआ, मेरा वीज़ा लग गया। बस अब मुझे टिकट लेनी थी और जहाज़ में बैठना था और यूरोप चले जाना था स्टडी के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। मैं यूरोप जाना चाहता था, लेकिन शुरू में किसी ने मुझे नहीं रोका। लेकिन जैसे ही अब मुझे वो टिकट लेने जाना था तो मेरी फैमिली सारी रुकावट बन गई। उन्होंने कहा जी नहीं जा सकते आप, हमारे हमारी लाशों से गुजर के जाएंगे। तो पूरा एक इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, और फिर मैंने वो फिर इरादा कैंसिल कर दिया, फिर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे जाने ही नहीं दिया गया। तो प्रैक्टिकली मैंने तो उसको फेस किया है। एंगर मेक्स डल मैन विटी। आगे देखिए जरा, खूबसूरत लाइन देखिएगा। एंगर मेक्स डल मैन विटी बट इट कीप्स देम पुअर। ओके, तेजी से पढ़ते हैं ताकि टाइम बचे, लेकिन आप इसका मजा ले सकते हैं। ट्रूथ इज द डॉटर ऑफ टाइम नॉट ऑफ अथॉरिटी। ओके, ट्रूथ इज द डॉटर ऑफ टाइम। इसकी इमेजरी देखें, इसके अंदर मेटाफर कैसे लेके आए हैं। साइलेंस इज द स्लीप दैट नरिशेस विजडम। ठीक है, बेकन क्या कह रहे हैं, साइलेंस इज द स्लीप दैट नरिशेस विजडम एंड पीपल हैव डिस्कवर्ड दैट दे कैन फूल द डेविल बट दे कांट फूल द नेबर्स। क्या कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि डेविल को वो फूल बना सकते हैं, लेकिन नेबर को फूल नहीं बनाया जा सकता। याद रखिए, नेबर को सब पता होता है। नेचर टू बी कमांडेड मस्ट बी ओबेड। ठीक है, अगर फितरत को हमने कमांड करना है तो हमें ऐसे रूल को फॉलो करना होगा, ये कहना चाह रहे हैं। Certainly the best works and of the greatest merit for the public have proceeded from the unmarried or childless men। कहते हैं कि ज्यादातर जो बेस्ट काम है वो या तो जिनकी औलाद नहीं थी उन्होंने बनाया है, या फिर वो शादी उन्होंने नहीं की थी, तो वो बहुत बड़ा काम करने में कामयाब हो गए। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये तो आप जानते ही हैं। ब्यूटी इज एज समर फ्रूट्स। ठीक है, ब्यूटी के बारे में क्या कह रहे हैं, ब्यूटी इज एज समर फ्रूट्स विच आर इजी टू करप्ट एंड कैन नॉट लॉस। ठीक है, ज्यादा देर जाहिर है, जैसे समर फ्रूट ज्यादा देर नहीं रह सकता गर्मी में, वो या तो खराब हो जाएगा तो या खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो ब्यूटी की भी यही हालत है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। ये ऐसी लाइन है जो हर स्टूडेंट को आती है। Wives are young men's mistresses, companions for the middle ages and old men's nurses। ये मेरे सामने होता है, मैंने कई बार देखा है ऐसा। Truth is so hard to tell, it sometimes needs fiction to make it plausible। कई दफा सच आप कहने के लिए आपको फिक्शन घड़ना पड़ता है, क्योंकि वो बताना बड़ा मुश्किल होता है ना। A bachelor's life is a fine breakfast, a flat lunch and a miserable dinner। ठीक है, तो एक बैचलर की जो लाइफ है ना, उनका ब्रेकफास्ट कहते हैं बहुत जबरदस्त होता है, और लंच बड़ा फ्लैट होता है, और डिनर तो मिजरेबल होता है।
क्योंकि शादीशुदा जो नहीं होते वो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, दैट इज़ द लास्ट, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा मोहब्बत भी करे और फिर अक्लमंद भी रहे. So the asses interweave experience and authority. Has the skepticism of the mountain. Reading them is like playing chess with a superior opponent. इनको पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है कि चेस की गेम खेली जा रही है, बड़ी जहानत वाली गेम कोई. और ये जी आज का लेक्चर था. हम अब पोइट्री में मिल्टन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर.